नमस्कार बच्चों, आज हम आपको जो 29 अप्रैल को आपका टीएसटी का पेपर दिया था स्कूल स्तर पर, उसका हल करवाएंगे। विवेकानंद जयंती के ऊपर आपके सामने घोषणा की गई थी कि अप्रैल में आपका एक प्रतिभा खोज परीक्षा लेंगे और उसका सिलेबस भी आपको बताएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न रखे गए थे, जिनमें से 60% सामान्य अध्ययन के, 10% सामान्य हिंदी, 10% सामान्य गणित, 10% सामान्य विज्ञान और 10% सामान्य इंग्लिश के लिए। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न दिए गए थे उनके लिए आपको पहले से सूचित किया गया था कि 11वीं क्लास और 9वीं क्लास में जो राजस्थान अध्ययन और भारत का स्वतंत्रता संग्राम की बुक्स लगती है, उनमें से आपके प्रश्न आएंगे। 11वीं क्लास की बुक्स में आपके बुक जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ऐसी एक बुक 9वीं क्लास में लगती है। ये जो 60 प्रश्न आपको दिए गए हैं जीके के, ये प्रश्न इन दोनों बुक्स में से हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी के, सामान्य गणित के, सामान्य इंग्लिश और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है वो आपके 8वीं क्लास के लेवल के प्रश्न हैं। तो इस बार कुल 60 बच्चों ने भाग लिया। जिन बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया वो सब बधाई के पात्र हैं। आपके नंबर चाहे कितने आए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने परीक्षा में भाग लिया, आपने OMR भरना सीखा, पेपर का लेवल देखा, पेपर को हल करना सीखा, ये बड़ी बात है। अगली बार हम इस परीक्षा को 20 सत्र में लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसके अंदर भाग लें। तो अब अपन शुरू करते हैं आज का आपका पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना था। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट कह दो, लखनऊ समझौता कह दो, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। फिर काकोरी कांड की घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925। पांचवा क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसमें 4 घटनाएं आपके सामने दे रखी है, उन घटनाओं का आपको क्रम से व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद में कौन सी और सबसे अंत में कौन सी हुई। तो लखनऊ अधिवेशन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916। तो इसका आपको पता है 1916। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड लखनऊ अधिवेशन आपके 1916 में हुआ था। 1916 ऐसे आप थोड़ा सा लिख लोगे तो आपको बता सकते हो। बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला हत्याकांड 1919 और असहयोग आंदोलन 1920। अब आपको इसको व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा होगा? 1905 यानी 2 नंबर, फिर 1916 1 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। तो 2 1 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा से। भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, पहला दूसरा और तृतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। पहला जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। संविधान बनाने में कितना समय लगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948। पंचायती राज व्यवस्था की नींव कब रखी गई? ये आपके 6ठी क्लास से शुरू हो जाती है ये चीज। नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में कहां की गई? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर। किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान को माना गया? रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के अवधि। अब राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण शुरू होता है 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण रहता है। फिर गरम दल का नेतृत्व रहता है, फिर गांधी जी का नेतृत्व रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 से 1905। गांधी जी ने भारत में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत किस आंदोलन से की? हालांकि इसमें जो आपके ऑप्शन मिलेंगे वो चारों गांधी जी के आंदोलन है, लेकिन आपको यह देखना है कि गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, चारों गांधी जी के आंदोलन है। लेकिन सबसे पहले जो गांधी जी ने भाग लिया था वो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। निम्न में से गरम दल के नेता नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गरम दल के नेता नहीं है पूछा है। इसमें आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि गरम दल का नेता नहीं है। 3 नेता गरम दल के, एक नेता है जो नरम दल के। तो गरम दल के नेता लाल बाल पाल अपन सब जानते हैं। तो लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, पाल विपिन चंद्र पाल और बाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों तो गरम दल के नेता है। तो फिरोज शाह मेहता ये उदारवादी और नरम दल के नेता है। अगला 20वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी का है, 7 के आंदोलन भी गांधी जी का है, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी गांधी जी का है। लेकिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिया था। उसके बाद निम्न में से असुमेलित। आप अगर इस प्रकार के टेस्ट में भाग लोगे तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो हल करना आप सीखोगे। असुमेलित मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन है वो सही सुमेलित है, उनके घटना और उनका जो सन है वो सही है। एक ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1921 को हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये सही नहीं है, इसकी डेट और महीना दोनों सही है। 16 अगस्त सही है, लेकिन 1947 में नहीं होता कि ये 1946 में हुआ था। 16 अगस्त 1946 को हुआ था प्रत्यक्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा से। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव व विकास के लिए उत्तरदायी कारण है प्रेस की भूमिका, बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारण है। राष्ट्रीय साहित्य का विकास भी, इसका भी योगदान रहा है। प्रजा के विभेद की नीति ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। इससे पहले जो कांग्रेस का लक्ष्य था वो डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि अब डोमिनियन स्टेट की बजाय हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मारने में तो सुधार अभी अपन ने देखा था, उसमें तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी आएगा आपके द्वैध शासन, लेकिन वो केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई। यहाँ प्रश्न में आपको देखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अभी मैंने आपको बताया था जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात आई थी उसमें। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब ये बने थे 9 दिसंबर, उसके बाद 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1969। विजय इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। अब देखिए एक ऑप्शन है 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया।
बक्सर का युद्ध। 1757 में 1857 आपको पता है प्रथम जो आपकी क्रांति हुई थी, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां हुआ? इसका मतलब है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी? नसीराबाद। चढ़ गया सकता नसीराबाद यानी अजमेर। अमरचंद बाणख्या कहां के क्रांतिकारी थे? बीकानेर। सुमेलित कीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जानकी देवी बजाज इनका संबंध था सीकर से, रतन शास्त्री का संबंध था जयपुर से, कालीबाई डूंगरपुर और शांतमल गोपा जैसलमेर। आपने इसे मिला दिया। अब इसका उत्तर आपको इनमें से चूज करना है। तो एक पे क्या होगा? बे, एक पे बे, दो पे ए, तीन पे बी और चार पे सी। इसका उत्तर हो जाएगा से। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? मेवाड़, मारवाड़, उदयपुर और भीलवाड़ा। अब इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हुए और भीलवाड़ा आंसर किया है, तो इसका कारण है, प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था, यानी बिजोलिया जब ठिकाना था उस समय वो किस रियासत में था, तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़। अभी यदि इसको इस प्रकार से पूछा जाता कि बिजोलिया किस जिले में है वर्तमान में, तब भीलवाड़ा होता है। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ? 1921। बीकानेर राज्य में कुल कितने गांव थे? 2917। ये सीधे फैक्ट वाले सवाल है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां स्थित था? ब्यावर। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? गोविंद गिरी। एक ही आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावर। और अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1934। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945। ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास की जो बुक है उसमें से दिए गए सिंपल से क्वेश्चन है। अगर जिसने उस बुक का एक दो बार अध्ययन किया वो आसानी से कर लेगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर शानदार है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन प्रजामंडल और उसका संस्थापक दे रखे, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका जो प्रजामंडल दे रखा है उसके सामने वाला जो व्यक्ति उसका संबंध उस प्रजामंडल से नहीं है, वो आपको इसमें से छांटना था। डूंगरपुर प्रजामंडल भोजलाल पांड्या बिल्कुल सही है, जयपुर प्रजामंडल कर्पूरचंद पाटनी ये भी सही है, और बीकानेर प्रजामंडल मुर्गाराम वेद ये भी सही है। लेकिन जयनारायण व्यास का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं होकर के मारवाड़ प्रजामंडल से था। ये मारवाड़ से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास। ये असुमेलित है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। जयपुर राज्य के किस क्रांतिकारी ने अपने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण कब पूरा हुआ? तो अभी ये सब आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। उनमें से पहला चरण पूरा हुआ था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। फिर मत्स्य संघ में शामिल रियासत नहीं है। पहला जो चरण था उसमें मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, उसमें 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एक जिला जयपुर जिला जो इसमें शामिल नहीं था। अलवर मत्स्य संघ में 4 जिले रखे गए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर तो इसमें था, जयपुर जिला इसके अंदर शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के फलस्वरूप रियासतों को दिए गए विभाग असुमेलित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एकीकरण के दौरान अलग अलग जिलों को अलग अलग विभाग सौंपे गए थे, उनमें से 3 ऑप्शन आपके सही है, एक गलत है, वो आपको छांटना है। उच्च न्यायालय जोधपुर बिल्कुल सही है, वन और सहकारी विभाग कोटा को दिए गए थे, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था, ये भी सही है, लेकिन कृषि विभाग बीकानेर को लेकर के भरतपुर को दिया गया था, ये असुमेलित है। कृषि विभाग इसमें बीकानेर दे रखा है, तो ये गलत है, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949, तभी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? सूबेदार चुनाराम। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 1919। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 को बनेगा, 3 जून 1947। चौथ और स्वदेशमुखी क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि चौथ और स्वदेशमुखी क्या है। तो पहले इसमें दे रखे ये कोई गांव है या कर है या दुर्गों के नाम है या बेलों के नाम है। तो सर कर और ये जो चौथ और स्वदेशमुखी है वो छत्रपति शिवाजी द्वारा लगाए गए टैक्स थे, कर थे। जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मैक मोशन। यहाँ पर मिस प्रिंट एरोना मेजर बर्टन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन जो थे वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, मैक मोशन जोधपुर के थे। यहाँ ईडन दे रखे हैं, ईडन थे जयपुर के, और जेडी हॉल ये सिरोही थे। इसका आंसर हो जाएगा मैक मोशन। आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है। सागरमल गोपा। अभी अपन ने पढ़ा भी था, पीछे प्रजामंडल का एक क्वेश्चन है तो उसमें सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से दिया गया था। कटरा तल शिखर में किसकी अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरा तल में 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। नीमूचाना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिजोलिया, बेंगू, अलवर, भरतपुर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नीमूचाना है वो किस जिले में? इसका आंसर हो जाएगा अलवर में। ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। इससे पहले मानगढ़ धाम पे एक हत्याकांड हुआ था, उसको राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, और नीमूचाना को राजस्थान का दूसरा हत्याकांड जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीव लाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? करौली। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत। निम्न में से अब जो आगे हिंदी के क्वेश्चन है वो हमारे सर कालूराम जी आपको हल करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको इसमें जो साइंस के, मैथ के और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो बाद में हल करवाऊंगा। पहले ये हिंदी के क्वेश्चन आपको हमारे सर कालूराम जी हल करवाएंगे। आइए सर। नमस्ते बच्चों, जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं और है वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से करना होता है। पहले देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं बताना है। यानी भेद तो है जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, लेकिन जो गुणवाचक है वो इसका भेद नहीं। उसके बाद में संज्ञा को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ये हर बार हम बताते हैं, संज्ञा का मतलब होता है नाम। जैसे हम संसार में किसी को नाम से जानते हैं, उसी तरीके से संज्ञा है वो व्याकरणिक नाम है। उसके बाद में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक ये तो सर्वनाम के भेद है, लेकिन उत्तरवाचक है वो इसका भेद नहीं। उसके बाद में गुण संधि का उदाहरण है, तो सुरेश, महेश, महर्षि ये तीनों ही गुण संधि के उदाहरण है। यानी इसका ऑप्शन जो द है सभी सही है। निम्न शब्दों में एक वचन है, यानी कुछ शब्द तीन इसमें से दे रखे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे हस्ताक्षर हो, प्राण हो और आंसू हो, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन गाय है वो एक वचन है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही गाय। इसके बाद में 66 नंबर प्रश्न, नीलकंठ में समास है, तो आप इसमें आपको समास बताना था। तो इसमें वैसे दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर देखें तो इसमें कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद में वचन के भेद होते हैं, तो वचन के दो ही भेद होते हैं। हिंदी में, संस्कृत में तीन होते हैं, वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ पर सिर्फ दो ही भेद होंगे, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद में है राम घर गया, वाक्य में कौन सा काल है? घर गया इन भूतकाल, तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो दयालु, दयालु आदमी विशेषण है, लाल कपड़ा विशेषण है, मानवीय गुण विशेषण है, लेकिन मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनका एक तरीका होता है, जब हमें विशेषण का पता करना हो तो उसके साथ में आप संज्ञा शब्द रखो।
उसके लिए आप कौन सा रख दो, संज्ञा शब्द रख दो। और संज्ञा शब्द रखोगे तो आपको पता चल जाए, जैसे मैंने रखा ना दयालु आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा रखते ही हमें पता चल गया कि दयालु शब्द क्या है, विशेषण। ऐसे आप ये शॉर्ट ट्रिक से इसका ध्यान दे सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मानवता। उसके बाद में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब ऐसे शब्द आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रचलन में हमेशा गलत रहते हैं और उन्हीं शब्दों को लोग क्या कर लेते हैं कि ध्यान दे लेते हैं। जैसे मान लीजिए अप्रैल, आप हर जगह देखोगे तो 2 मात्राएं रहेगी, लेकिन 2 मात्राओं वाला क्या होता है, गलत होता है। और सही कौन सा होता है, एक वाला, तो ये तो सही है, ये पूछ कौन सा है, तिथि भी सही है। आप त्योहार पे एक ही मात्रा होती है, वो सही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मात्रा दे दी है, ये अशुद्ध है। चाहे इसके ऊपर अनुस्वार लगा दे तो भी गलत हो जाएगा, 2 मात्राएं लगा दें तो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ब, निम्न में से विद्युत का चालक, यानी आपके साइंस के यानी विज्ञान के प्रश्न आ गए तो दोबारा मैं हरिराम जी सर से निवेदन करूंगा वो आए और आपको आगे की कार्रवाई करवाएं। धन्यवाद करवाम जी, आपने हिंदी के बहुत ही शानदार, जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम से यही क्वेश्चन आते हैं, जैसे अशुद्ध शब्द वाला, ये विशेषण वाला, बहुत अच्छे प्रश्न आपने बच्चों को दिए। अब विज्ञान के 10 प्रश्न है जो सामान्य आपके 8वीं तक की किताबों में मिल जाते हैं, वही प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का चालक नहीं है, वही नहीं और है वाला आपको ध्यान से पढ़ना है। 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जो विद्युत का चालन करते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो लोहे में करंट आता है, हमें पता है, पानी में भी विद्युत का प्रवाह होता है और चांदी भी विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन रबड़ जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। तभी तो अपन देखते हैं कि कुछ जो मिस्त्री लाइट का काम करते हैं रबड़ के दस्ताने वगैरह पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है लगभग इसका उत्तर है वो गलत करके आएंगे। आपके दिमाग में ये चीज रहती है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं, लेकिन नहीं। श्वसन प्रक्रिया में चाहे कोई सा भी सजीव हो ऑक्सीजन ही देगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन वो श्वसन में नहीं लेते, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे जब भोजन बनाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, श्वसन में तो वो भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। शरीर में पित्त रस का सिक्रेशन या श्रवण किस अंग से होता है। तो ये पित्त रस का सिक्रेशन जो होता है वो यकृत से होता है, जिसको अपन लिवर बोलते हैं। किसान का मित्र किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने एक बच्चे की नोटबुक देखी थी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत करो सही करो, आपने एग्जाम दिया ये सबसे बड़ी बात है। आप OMR शीट भरना सीखे, पेपर पढ़ना सीखे। एक बच्चे ने इसमें सांप कर रखा था, तो सांप तो किसान का मित्र नहीं हो सकता। इसका जो उत्तर होगा वो होगा केंचुआ। केंचुआ क्यों होता है, क्योंकि केंचुए से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है और खाद जब खेत में डाली जाती है तो उससे फसल अच्छी होती है। इस प्रकार केंचुआ जो किसान का मित्र कहलाता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पर्ण हरित इनके माध्यम से भोजन बनाते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वाष्प नहीं होगा, इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। पहले इसका मैं उत्तर बता देता हूं आपको, इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। अब बाकी जो 3 अम्ल और है ये किस में पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें फार्मिक अम्ल की तो ये चिमटियों में पाया जाता है। चिमटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तभी अपन देखते हैं ना, जो सबसे छोटी जो चिमटी होती है वो जब अपने काट लेती है तो उसके ऊपर कई देर तक खुजली चलती है और वो थोड़ा सा सूजन सी आ जाती है, क्योंकि उसमें फार्मिक एसिड होता है। और जो बड़ी वाली जो चिमटियां होती है उनमें अपन देखते हैं कि जब वो स्पेशल गंध से आती है तो फार्मिक एसिड के कारण। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। टार्ट्रिक अम्ल ये इमली में होता है, ये इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो नींबू और संतरे में, तो ये इस फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही समूह कहते हैं। सर्वग्राही पहले आपको समझना है। सर्वग्राही मतलब ऐसा रक्त समूह है जो सभी व्यक्तियों का ब्लड ले सकता है, वो है AB। अगर O की बात करें तो ये कहलाता है सर्वदाता। 4 रक्त समूह होते हैं A, B, O और AB।
उनमें से जो O है वो सर्वदाता कहलाता है, यानी जिस मनुष्य का रक्त समूह O है वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, वो सर्वदाता है। सर्वदाता नाम से पता चल रहा है सबको देने वाला। जिसका ब्लड ग्रुप AB है, रक्त समूह यदि AB है तो वो सर्वग्राही होगा, यानी वो सब व्यक्तियों का ब्लड ले सकता है, खून ले सकता है। ये नाम से पता चला सब सर्वग्राही, सबका ग्रहण करने वाला। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अपना जो ब्लड होता है वो लाल किस कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। यदि अपन बात करें श्वेत रक्त कोशिका की, तो ये तो शरीर में जो बड़े रोगाणु जाते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। प्लेट प्लाज्मा, ये भी ब्लड का भाग है। ब्लड के 4 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। उनमें अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो जब डेंगू होता है तो अपन आमतौर पर सुनते हैं कि उसकी प्लेटें कम हो गई। वो प्लेटें नहीं होती, प्लेटलेट्स होती है। इनकी संख्या जब कम हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बढ़ता। ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो थक्का नहीं बढ़ता है और ब्लड रुकता नहीं, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, पादप का जनन भाग होता है। ये चारों ही पादप के भाग है, लेकिन पादप का जनन भाग कौन सा होता है? तो पत्ती जनन भाग नहीं होता, ये भोजन बनाने का काम करती है। तना मूल से जड़ों से जो खनिज लवणों को ऊपर पहुंचाने का काम करता है, और मूल ये जमीन में से खनिज लवणों का अवशोषण का काम करती है। पुष्प जो है वो जनन भाग होता है। अब आगे के 10 क्वेश्चन गणित के हैं, उनको अपन हल करते हैं, देखते हैं। 360 का 40% होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिशत वाले आपको पता है। जब 40% दे रखा है तो 40 बट्टा आपको 100 रखना है। गुणा किसका निकालना है? 360 का। इस एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से गुणा करो, 36 चौका 144, उत्तर हो जाएगा 144। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, इनमें से आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। तो √9 का यदि अपन देखेंगे तो इसका तो 3 आ जाएगा। इसका 3, ये 1/2 है, ये 3/5, लेकिन इसका जो आएगा वो पूर्ण वर्ग, ये √3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। अगला, एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2। संख्या 144 का वर्गमूल होगा। ये तो आपको कम से कम 25-30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो इसका 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर नाप वाले घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? जब इनकी संख्या पूछी जाती है तो जो बड़ी आकृति है उसमें छोटी आकृति में अपन भाग लगाते हैं। तो 60 गुणा 54 गुणा 30 और बट्टे में जो घन का आयतन वो रख देंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 से काट दो 5, 6 से काट दो 9 6 54 और 6 से काट दो 10, 9 5 45 और 45 को 10 से गुणा करें तो 450 आ जाएंगे। अब देखो ऑप्शन में नहीं है कि 450, ये है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जो आकृति दे रखी है उसमें त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है। कितने त्रिभुज है? तो देखो 1 2 3 4, 4 में दिख रहे हो, एक ये बड़ी वाली आकृति, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योग में ए और बी ज्ञात कीजिए। अगर आपको सीधा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको आप रख करके देख सकते हैं। ए और बी का मतलब, यहाँ अगर अपन ए का मान 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 4 2 6, तो यहाँ क्या है? 6 है, 2 नहीं है। अगर इसको रखते हैं अपन, यहाँ रखा 5, यहाँ 5, यहाँ 5, अब इनका योग करो, 5 दिया 15, ए आ रहा है ना 5, ये तो ए का मान तो क्या होगा? 5 और बी का मान हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा बी। संख्या 16 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 16 का जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कौन सा आएगा? देख लो, गुणा करके पहला देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होते हैं। इसमें देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 125 किस संख्या का घन है? अभी जो वर्ग वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार है, तो आपको वर्ग और घन ये लगभग आपकी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
घन का मतलब है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। आप तीनों चारों का गुणा करके देख सकते हो। अगर 3 का घन निकालोगे आप तो 3 का घन का मतलब 3 को 3 बार गुणा करोगे। 3 क्या 9 9 दिया 27, 3 का तो 27 हो रहा है। 6 का करोगे ज्यादा हो जाएगा, 7 का करोगे ज्यादा हो जाएगा, 5 का करके देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 और 25, 25 बन जाएगा 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 1/3, ये 1/3 और फिर उसकी घात है -2, उसका मान क्या होगा? अब देखो ये इस प्रकार से 1/3 की घात है -2। जब अपन इसको चेंज करेंगे, 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगी। क्योंकि अगर ऊपर कोई घात माइनस में उसको नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, नीचे अगर माइनस में तो ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग यानी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के। Which of the underlying letter have a different sound? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों के आपको साउंड पहचान करने है कि एक जो ऑप्शन है उसकी साउंड अलग है। ब्लड, फुल, पुल, टूथ, तो इसमें से अलग किसकी साउंड हुई? ब्लड की। फाइंड आउट प्लूरल ऑफ द वर्ड रूप, रूप का आपको प्लूरल बताना है, इसका आंसर हो जाएगा रूप्स। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड। ये एक वर्ड दे रखा है, इसमें 2 मिसिंग लेटर दे रखे हैं, वो आपको पहचान करना है। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सा वर्ड है तो आप इसके आराम से फाइंड आउट कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, ये जो वर्ड दे रखा है बिफोर दे रखा है, तो बिफोर में बी के बाद में क्या आएगा? बिफोर में बी के बाद में ई आना चाहिए, तो यहां पर आएगा आपके ई और एफ ओ। तो जिस ऑप्शन में ई और ओ दे रखे वो इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए हॉस्पिटल। इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन सा नहीं है? सबसे पहला दे रखा है डॉक्टर, हॉस्पिटल में होता है। शॉपकीपर यानी दुकानदार, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल। फॉल का अर्थ क्या होता है? बकरी का बच्चा, शेर का बच्चा, हिरण का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण का बच्चा। अगला क्वेश्चन है ही हैज 1 रूपी नोट। आगे जो कोष्टक में दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना आपको। यूज सुटेबल आर्टिकल, इसमें आपको सुटेबल आर्टिकल भरना है, यानी ए, एन और देन में से कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा ए। ए क्यों आएगा? ज्यादातर बच्चे यहाँ पर ओ देख करके इसका एन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर ए आएगा, वो सही होगा, क्योंकि इसकी जो हिंदी की जो ध्वनि है वो आपको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बोलेंगे अपन? ऑन थोड़ी बोलेंगे, इसको वन बोलेंगे। वन में क्या आ रहा है? वे आ रहा है, तो वो क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के हिसाब से में क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट अपोजिट ऑफ द वर्ड अगली। अगली जो वर्ड दे रखा है इसका अपोजिट विलोम सूत्र बताना है। तो अगली का मतलब होता है भद्दा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अगला क्वेश्चन है आई कम इन सर यूज सुटेबल मॉडल। आपको इसमें सुटेबल मॉडल भरना है, कौन सा मॉडल इसमें आएगा? तो ये तो अपन आम तौर पर सभी बच्चे बोलते हैं जब क्लास के अंदर आते हैं, तो मे आई कम इन सर, इसमें कौन सा है? मे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द सेंटेंस वन हु कैन नॉट सी। यहां एक सेंटेंस दे रखा है, इसके लिए एक शब्द में अपन इसको क्या कहेंगे? वन हु कैन नॉट सी, वो व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे अपन? ब्लाइंड। और लास्ट क्वेश्चन बचा है विच ऑप्शन इज राइट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर आपके ये वर्ड दे रखे हैं, इनको मिला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यानी पहले कौन सा आएगा? इसमें आपके पार्ट बता रखे हैं, हेज का 1 नंबर पे दे रखा है, किक 2 पे दे रखा है, आपको इसको सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा बजरंग, फिर आएगा हेज, फिर आएगा किक, फिर आएगा दे और फिर आएगा बॉल। तो सबसे पहले बजरंग यानी 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद में हेज 1 नंबर,
उसके बाद किक 2 नंबर, उसके बाद में द यानी 5 नंबर और लास्ट में 4 नंबर। इस वाक्य को लिख दो इसका ए वाक्य को लिख दो। तो इसका अगर अपन लिखेंगे तो सबसे पहले बजरंग आ जाएगा, बजरंग, फिर आ जाएगा हैज किक्ड, ये इसका सेंटेंस होगा। धन्यवाद बच्चों। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर जो दिए आपको वो लेकर के इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और आपका कौन सा प्रश्न सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, ईमानदारी से इसको मिलान करना। उसके बाद आपके जितने प्रश्न सही हो रहे हैं उनको आप 3 से गुणा कर लेना, वो अंक अलग लिख लेना। उसके बाद जितने आपके गलत हो रहे हैं उन गलत प्रश्नों का एक एक के हिसाब से वो सही में से घटा देना, बाकी जो बचेंगे वो आपके नंबर होते हैं। हम आपकी जो OMR शीट आपने दी है उनको चेक करके, आज 1 मई है, कल आपका रिजल्ट होगा क्लासों का, फिर 3 मई को आपका इस TST का परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। सभी बच्चे यहाँ स्कूल में आकर के नोटिस बोर्ड के ऊपर अपने अंक दे सकते हैं। आपकी एक लिस्ट लगाएंगे, उसमें इस साइड में रोल नंबर होंगे, सामने आपके अंक होंगे, नाम नहीं लिखा जाएगा। आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने रोल नंबर आपको पता है देख लेना। धन्यवाद।